हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 25 करने वाले हैं हिस्ट्री के क्रैश कोर्स का। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में गांधी युग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो चलिए कुछ हम लोग उसमें टॉपिक पढ़े थे, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड था, वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं? होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गांधी युग बहुत ही बड़ा युग था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आंदोलन किए थे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। वो हमारे देश में भी बहुत सारे कार्य किए, देश से बाहर जाकर के भी किए थे। तो उसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। होम रूल आंदोलन। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में प्रारंभ किया। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। तो यही होम रूल आंदोलन का पहला चरण बन गया था। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा। तो इसी आंदोलन के बाद उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो होम रूल आंदोलन के दौरान कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिस कारण उसे केस करने लंदन चले गए थे। तो वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था कि भारत में जो भी अशांति हो रहा, जो भी युद्ध हो रहा, उन्हीं के कारण हो रहा है। इस कारण से गंगाधर तिलक जी कहाँ चले गए? तो लंदन चले गए उन पर केस करने के लिए। 1918 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। रिमार्क में है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी अर्थी को किसने कंधा दिया था? तो महात्मा गांधी जी और शौकत अली ने कंधा दिया था। तो इनको क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। तो इन्होंने जब किया, किसने किया? तो एनी बेसेंट जी ने जब होम रूल का दूसरा चरण शुरुआत किया सितंबर 1916 में, तो इनका जो आंदोलन था ये पूरे देश भर में फैल गया था। किंतु अंग्रेज़ों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 ईस्वी में उन्हें छोड़ दिया गया, तब होम रूल आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। तो इनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि पूरे देश में फैल गया था यह आंदोलन, और जब उनको छोड़ा तब तक तो ये आंदोलन ही समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्त राज्यों का स्वशासन करना था। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने यह घोषणा की थी कि तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया था। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। तो भारत में जो विभाजन हुआ, इसके विरोध में ही खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और किसने शुरुआत किया था भारत में? तो किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरुआत किया था। 4 मार्च 1919 को इस आंदोलन के दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद के मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। इस आंदोलन के दौरान ही हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। तो अखिल भारतीय का जो बैठक किया गया था, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का बैठक कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1921 ईस्वी में केरल में हुए मोपला आंदोलन की शाखा खिलाफत आंदोलन का ही एक भाग था। तो 1921 में जो केरल में हुआ था मोपला आंदोलन, वो किसकी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन का ही शाखा था। इस आंदोलन के बारे में एंचिसन ने कहा कि इस आंदोलन में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएगा। तो ये जो आंदोलन है, इसमें हम मुसलमानों को हिंदू से नहीं भिड़ा पाएगा, मतलब हम दोनों में कोई भी बंटवारा नहीं करवा पाएगा, हम दोनों को कोई अलग नहीं करवा सकता है। हिंदू मुस्लिम हम लोग एक बन करके ही रहेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया और महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। महात्मा गांधी को अब मुसलमान भी सहयोग करने लगे थे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के अंग्रेज जो तुर्की में विभाजन कर रहे थे वो भी रद्द करना पड़ा उनको। तब जब वहाँ पे रद्द कर दिया गया तब भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अब इसके बाद आते हैं असहयोग आंदोलन। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत किया था। तो महात्मा गांधी ने ही शुरुआत किया था असहयोग आंदोलन का। कब किया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत किया था। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यह आंदोलन दुखद घटना के साथ प्रारंभ हुआ क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु इसी समय में हुई थी और उसी समय पर यह आंदोलन शुरुआत किया गया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। तो असहयोग आंदोलन ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें पूरे देश के लोगों ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में लाया गया, परंतु C.R. दास, लाला लाजपत राय के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इस आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 ईस्वी में हुए नागपुर अधिवेशन में मिली थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या कहा था कि यदि हम सब मिल करके अहिंसक मतलब हिंसा नहीं करेंगे, बस अंग्रेजी वस्तुओं का हम लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, उनकी वस्तुओं को हम लोग खरीदना ही बंद कर देंगे, मतलब बहिष्कार कर देंगे, तो एक दिन खुद ही हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। और वो कितने समय में आज़ाद हो जाएगा? तो 1 वर्ष के अंदर में ही आज़ाद हो जाएगा। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। तो जिस न्यायालय में अंग्रेज रहते थे, बड़े बड़े पदों पर जज रहते थे, तो उनके कहने पर ही जब असहयोग आंदोलन में ये सब बातें चलने लगी, तो असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी ने ये सब बातें कही कि हम लोग अब अंग्रेज़ों का बहिष्कार करेंगे तो ही 1 वर्ष के अंदर में ही हम लोगों का देश आज़ाद हो सकता है, तो हमारे देश के जो वकील थे, भारतीय वकील थे, वो अंग्रेज़ों के न्यायालय में जाना ही छोड़ दिए, उनका रिस्पेक्ट करना ही छोड़ दिए। यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया केसर-ए-हिंद उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर ली। तो ये आंदोलन जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना था उससे पहले ही गांधी जी को जो ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी उसको उन्होंने त्याग दिया और जमनालाल बजाज है उनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी अंग्रेज़ों की तरफ से, जो कि उन्होंने भी त्याग दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेज़ों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेज़ों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेज़ों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ। तो जब गांधी जी ने बोले थे, जब गांधी जी ये बात बताए थे कि अब हमें बहिष्कार करना पड़ेगा अंग्रेज़ों के वस्तुओं का, उनका सेवा करना बंद करना पड़ेगा, तो लोगों ने पूरा ही समर्थन किया। उन लोगों ने बात माना। वकीलों ने अंग्रेज़ों के कोर्ट में जाना बंद कर दिए, वहाँ पे वकालत के लिए जाते ही नहीं थे। और विद्यार्थी क्या करते थे? अंग्रेज़ों के स्कूल में जाना छोड़ दिए। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ये सब अंग्रेज़ों का काम करना ही छोड़ दिए। लोग अंग्रेज़ों के वस्तुओं का खरीदना ही छोड़े। वो खरीदना छोड़ दिए तो वो बेच ही नहीं सकते, उनका सारा नुकसान हो गया। इस आंदोलन के दौरान एक सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था, हिंदू मुसलमान की जय। तो इसमें असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन रहा जिसमें हिंदू, मुस्लिम और पूरे देश के लोग उनकी बातें मानने लगे महात्मा गांधी जी की, जिसमें हिंदू मुस्लिम मिल करके बहिष्कार किए अंग्रेज़ों का। इसी अवसर ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी भारत की यात्रा की थी। तो इसी अवसर पर ब्रिटिश युवराज जो था प्रिंस ऑफ वेल्स, वो भारत की यात्रा की थी। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। C.R. दास
तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो CR दास ही थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो अंग्रेज जेल में डालने लगे लोगों को, तो सबसे पहले किसको डाले? तो CR दास को ही डाले, तथा पहली महिला कौन थी? वसंती देवी थी, उनको भी जेल में डाल दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान भारत में कृषकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो स्वामी विद्यानंद कर रहे थे, तथा छपरा में राहुल सांस्कृत्यानंद कर रहे थे। इसके बाद देखते हैं चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी कांड जो होता है उसके बारे में देखते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरा चौरी कस्बे में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर का जो चौरा चौरी कस्बा था, उसी भीड़ में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। इस जुलूस का नेतृत्व भूतपूर्व सैनिक भगवान अहीर कर रहे थे। तो इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वो पहले सैनिक ही थे जो कर रहे थे। वो कौन थे? भगवान अहीर कर रहे थे। इस घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के समय महात्मा गांधी बारदौली गुजरात में थे। उन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस निर्णय का पूरे भारत में विरोध किया गया। तो महात्मा गांधी तो कभी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, वो अहिंसा के राह पे हमेशा से चले हैं। उनका यही कहना ही था कि अहिंसा के राह पर ही हमेशा चलना चाहिए, हिंसा करके कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो हिंसा हो गया, तो चौरा चौरी जगह पे तो हिंसा कर दिया गया, वहाँ पे पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तो इससे वो आहत हो गए, दुखी हो गए। दुखी होकर के 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी जब स्थगित कर दिए असहयोग आंदोलन को, तो भारत के जो लोग थे, बहुत सारे लोग, उनको बुरा लगा, वो लोग विरोध करने लगे, उनका विरोध करने लगे। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मुजे ने गांधी जी के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाए थे। तो असहयोग आंदोलन को जब उन्होंने वापस ले लिया, तो डॉक्टर मुजे जो थे वो भी गांधी जी का विरोध में निंदा प्रस्ताव कर दिए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसका सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा होगा तो उसका सजा हम कन्याकुमारी में क्यों देंगे। मतलब भारत के अगर इस छोर में कुछ भी कांड होता है, अगर भारत का जो कोई ये छोर है, यहाँ पर कोई कांड होता है, तो यहाँ के लोगों को ना सजा दे करके यहाँ के लोगों को क्यों सजा देना। ये किनका कहना था? तो जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था। तो ये भी बात सही थी। तो गांधी जी जो विरोध करने लगे थे, वो हिंसा हो गया था, तो उनको बुरा लगा। तो हिंसा करने से जो उनको बुरा लगा था चौरा चौरी कांड में, इसके कारण उन्होंने मतलब वहाँ अपने गुजरात में बारदौली में समाप्त कर दिया और देश के सभी कोनों में समाप्त कर दिया असहयोग आंदोलन को, जो कि सब इनका विरोध करने लगे। डॉक्टर मुजे थे, वो भी इनको विरोध में निंदा प्रस्ताव ले आए थे, और भारत के बहुत सारे लोग, मतलब पूरा देश ही इनके विरोध में, गांधी जी के विरोध में चले गए उस समय। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। तो सुभाष चंद्र बोस जी भी इनके बारे में बोलते हैं कि जब जनता का उत्साह पूरा अपने चरम पर था, मतलब पूरे देश इसमें एकजुट हो गए थे, जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, तब गांधी जी को अपना आंदोलन स्थगित करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने स्थगित कर दिया, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अब सब ठंडा हो जाएंगे, फिर से सारे लोग ठंडा हो जाएंगे और हमारा देश आज़ाद होते ही रह जाएगा। ऐसे में हमारे देश में यूनिटी पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ सुभाष चंद्र बोस जी भी बोल दिए गांधी जी के बारे में। 10 मार्च 1922 ईस्वी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा सुना दी। तो 10 मार्च 1922 ईस्वी में न्यायाधीश ब्रूमफील्ड, ये कौन थे? तो ये विदेशी ही थे, ये भी अंग्रेज ही थे। तो अंग्रेज न्यायाधीश थे, उन्होंने गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुना दी। तो 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। तो 2022 में ये गए 10 मार्च 2022 को, और 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा हो गए। क्यों रिहा हो गए? क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था।
अब इसके बाद स्वराज पार्टी होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1922 ईस्वी में। कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यदि दोनों इस पार्टी के संस्थापक भी थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो बिहार में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा मतलब संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों का स्वायत्तता स्वतंत्रता होना चाहिए, सारे राज्य स्वतंत्र हो जाना चाहिए, डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और जनता से यह वादा किया कि वे भी सरकारी पद नहीं लेंगे। अब वो कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, हमारे राज्यों की स्वतंत्रता नहीं हो जाती, हमारे संसद में हमारे लोग जब तक नहीं आ जाते। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण से 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। स्वराज दल ने लीग कमीशन को रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने मूरीमैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। तो स्वराज पार्टी में क्या किया गया? जो भी ऐसे दोहरे नैतिकता पे बात हो रही थी उस सब को नहीं लागू किया, उस सब की बातें आगे नहीं रखी, ये सब कार्य किए। विट्ठल भाई पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा। मतलब पहले तो बोला था कि हम लोग कोई भी सरकारी पद पे नहीं लेंगे, लेकिन मोतीलाल नेहरू को जब सरकारी पद मिला तो वो ले लिए, जिससे सारे लोगों का विश्वास उठने लगा था कि ये लोग जो बात कर रहे हैं उस पर ये लोग बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं। और 1928 ईस्वी आते आते यह पार्टी भी समाप्त हो गई। अब इसके बाद बलसार सत्याग्रह होता है, जो कि 1923 से 1924 ईस्वी तक चलता है। डकैतियों का आतंक दबाने के लिए पुलिस व्यवस्था करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1923 ईस्वी में बलसार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति पर कर लगाने की घोषणा कर दी। उसे ही क्या कहते हैं? तो डकैती कर कहते हैं। इसका प्रारंभ गुजरात के बलसार से किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। अंततः विरोध के कारण अंग्रेजों को डकैती कर को रद्द करना पड़ा। वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 ईस्वी तक चला था। यह केरल के मालवार तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, जिसके विरुद्ध टेके माधवन ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा, तो ये आंदोलन भी सफल रहा था। अब हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी के मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा हेतु तथा प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में कर दी, क्योंकि उसे आशंका था कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। किंतु भारतीय में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन करवा दिया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। भारतीय अंग्रेजों को इससे बाहर लॉर्ड इरविन ने कहने पर किया था। तो भारतीय को इससे बाहर कर दिया गया, किसके कहने पर? तो लॉर्ड इरविन के कहने पर किया गया। तो जो भी साइमन कमीशन जो था, एक तो ये अच्छा नहीं था, ये ज़बरदस्ती थोपा गया कमीशन ये था। तो उसमें क्या हुआ कि 7 सदस्यों वाला आयोग बना, जिसमें सारे के सारे सदस्य ही अंग्रेज थे। मतलब सदस्य रहेंगे अंग्रेज और रूल करेंगे हमारे देश भारत पर। तो ऐसा साइमन कमीशन बना था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य में थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के पीएम बन गए। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी की अधिनियम की जांच करने भारत आया था। इसका मूल नाम क्या था? तो इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन, भारतीय वैधानिक आयोग था।
3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ तथा साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था और उस समय भारतीय इसका विरोध किए, क्योंकि इसमें भारतीयों का कोई लेना देना ही नहीं था। भारतीय के लिए रूल करेगा, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कितने सदस्य थे साइमन कमीशन के? तो 7 सदस्य थे, 7 ही अंग्रेज थे, इसलिए उसको श्वेत भी कहा गया। लेकिन जब ये यहाँ पे हमारे देश आया, बम्बई पहुंचा, तो भारतीय इसका विरोध किया और विरोध में क्या बोला? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। इस कमीशन के विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दे दी, जिस आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भारतीय विरोध किए, लेकिन विरोध करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि तो भी यहाँ पर रिपोर्ट मिल गई। 1930 ईस्वी में साइमन का रिपोर्ट मिल गया और उसी के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होने लगा। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिससे चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो इतना लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, अंग्रेजी पुलिस के द्वारा लाला लाजपत राय पर, कि उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी मद्रास, यूनियन पार्टी पंजाब तथा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अंबेडकर द्वारा संचालित किया गया था। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस पार्टी को चलाया गया था। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के आंदोलन का समर्थन किया गया था। अब इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वारकेन हेड के भारतीयों को यह चुनौती दी कि यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट में कुल कितने थे? तो 9 सदस्य थे। तो उधर साइमन कमीशन लागू हो गया, तो इधर हम भारतीयों ने क्या कर दिया? तो नेहरू रिपोर्ट लागू कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वायत्त डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हुआ। तो जब सारे भारतीय जब इसके पक्ष में चले गए कि अब हम लोग भी नेहरू रिपोर्ट करेंगे, जिसमें हमें स्वायत्त राज्य मिलेगा, डोमिनियन स्टेट मिलेगा, डोमिनियन स्टेट हमारा बन जाएगा, तो उस समय मुस्लिम लीग स्वीकार नहीं किया, हमारे ही देश के कुछ लोग स्वीकार नहीं किए। इसके कारण ये रिपोर्ट पारित नहीं हुआ। और ये मुस्लिम लीग के कौन थे नेता? तो कौन थे? तो जिन्ना थे, जो हमारे देश को बंटवारा करवाया था। कौन? तो जिन्ना था, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करवाया था। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। और जिन्ना क्या चाहता था? वो 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला ला दिया। नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला ला दिया। मतलब वो खुद भारत का विरोधी बन गया था और बन करके ही वो चला भी गया, लास्ट में वो पाकिस्तान भी चला गया। जिन्ना ने अपने इस बार 14 सूत्री की मांग को इंग्लैंड में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष पेश किया, जिनमें से अधिकांश मांगे अगस्त 1932 में मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही एक निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्य रात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे क्या क्या थी? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 2 मार्च 1930 ईस्वी को वायसराय इरविन को लिखे पत्र में 11 सूत्री मांगे पेश की थी। इसका उद्देश्य इन्होंने अपने समाचार पत्र इंडिया में प्रकाशित लेख के द्वारा किया था। दांडी मार्च, गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांगे सौंप दी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 सहयोगियों के साथ
नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए और उनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। तो दांडी मार्च जो हुआ था, कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। तो जब गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंपी थी, लेकिन इरविन ने उसे स्वीकारा नहीं, तो उसी के कारण महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगी को के साथ लेकर के नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। उसे ही दांडी मार्च कहा गया। इस 78 सहयोगियों में से बिहार के गिरिवरधारी चौधरी थे। इस यात्रा के दौरान 240 माइल मतलब कितना 386.22 किलोमीटर होता है, इसकी यात्रा को 24 दिन में पूरा किया। तो सभी लोग पैदल चले गए, 78 लोग। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने दांडी में आश्वन विधि द्वारा नमक को तैयार किया। तो नमक पर जब इतना ज़्यादा टैक्स लगने लगा अंग्रेजों के द्वारा, तो गांधी जी ने खुद सोचा कि अब हम लोग टैक्स को ख़त्म करेंगे और इसीलिए दांडी यात्रा शुरू किए। जब दांडी यात्रा पूरा किया उन्होंने, तो दांडी में आसवन विधि के द्वारा नमक को तैयार करना शुरू किए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ ने किया। तो अब दूसरे जगह पर भी इसका कार्य होने लगा। अब दूसरे जगह भी नमक का खुद ही उत्पादन करने लगे, वो लोग खुद ही नमक सत्याग्रह करने लगे। इस यात्रा में गांधी जी के साथ वेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार थे। नमक सत्याग्रह के दौरान सोलापुर में गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करने लगे? तो अब्बास तैयब जी करने लगे। अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी के 11 सूत्री के मांगों के न्यायोचित उत्तर नहीं मिलने के कारण विवश होकर गांधी जी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो जब उनको 11 सूत्री मांग को पूरा नहीं किया गया, तो उसके कारण वो विवश होकर के अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। उसमें से एक नमक कर की समाप्ति थी, लेकिन इरविन ने इसकी अवहेलना कर दी। इसी के कारण गांधी जी ने दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। तो 11 सूत्री मांगे थी, उसमें एक मांग ये भी थी कि नमक पर जो भी टैक्स लगता है, नमक पर जो टैक्स लगता है उसको समाप्त कर दे, लेकिन इरविन उसकी बात नहीं माना और उस पर हंस भी दिया। तो इसलिए गांधी जी को दांडी मार्च करना पड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की थी। मुंबई में इसकी आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक स्थान से पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। तो बिहार में किसने शुरुआत किया था? तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी ने शुरुआत किया था। और मुंबई में किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था, जो कि 25,000 आंदोलनकारी को लेकर के वो जा रही थी। धरसना नामक स्थान पर पहुंची थी, लेकिन वहाँ पे सूचना मिल गई थी पहले ही पुलिस वालों को, अंग्रेजों को मिल गई थी, तो उन लोगों ने उस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों का बंदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। तो सरोजनी नायडू जो दांडी यात्रा कर रही थी, उन्होंने जो नमक सत्याग्रह किया था, उसमें लड़कों का जो सेना था उसको क्या कहा गया? बंदरी सेना। और लड़कियों की सेना को मंजरी सेना का नाम दिया गया था। विनोबा भावे की पहली बार गिरफ्तारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हो गई। इस आंदोलन के दौरान गढ़वा रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस रेजिमेंट का नेतृत्व वीरचंद सिंह गढ़वाली कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फर खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमगार नाम से आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इनके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे। भारत में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस आंदोलन के दौरान वहां के जनजातियों में यदुनाग के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन चलाए गए। मणिपुर के युवा नागा जनजाति महिला गैडिन्लू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी संघर्ष क्षमता के कारण रानी की उपाधि प्रदान की। इस आंदोलन के दौरान बिहार में कर नाअदगी आंदोलन तथा चौकीदारी कर अदा नहीं करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। तो जब सविनय आंदोलन चला
तो ये बस एक ही जगह नहीं सिमट करके रह गया, ये पूरे देश में चला। सविनय आंदोलन पूरे देश में फैल गया, मतलब कि हर जगह जो जो समस्या होती थी उस समस्या से रिलेटेड वहाँ पे आंदोलन चलाए गए और पूरे देश में चल गए, जहाँ पे अलग अलग लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि गांधी युग के बारे में हम लोग अभी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता क्या क्या हुआ था। सबसे पहले दिल्ली में हुआ था ये समझौता, गांधी जी का और इरविन का समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए उसका नाम दिल्ली समझौता भी पड़ा। तो वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ इस समझौता में, कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।